आज हम एक काफ़ी पेचीदा मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो स्थिति जब पत्नी की तरफ से तलाक, गुजारा भत्ता और दहेज उत्पीड़न यानी आईपीसी 498A जैसे कई सारे केस एक साथ फाइल हो जाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वैवाहिक मामले, चरण बचाव और रणनीतिक उपाय से, वो बताती है कि इन मामलों के क्या चरण होते हैं, पति के पास क्या बचाल है और क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। तो कोशिश करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान करके समझने की। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये सिचुएशन अक्सर इमोशनली बहुत भारी होती हैं और ऐसे में लीगल प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो स्रोत है ये हमें 3 मुख्य तरह के मामलों के बारे में बताता है: तलाक, मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता और 498A या दहेज प्रताड़ना। और ये भी कि ये अलग अलग अदालतों में चलते हैं: फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि हर केस के अपने अलग स्टेज होते हैं। जैसे 498A जो क्रिमिनल केस है, उसमें एफआईआर से बात शुरू होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट बनती है, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, चार्जेस फ्रेम होते हैं और फिर ट्रायल चलता है। लंबा प्रोसेस है। हाँ, ये सिविल मामलों से काफ़ी अलग है। तलाक या मेंटेनेंस में तो याचिका, जवाब, सबूत, बहस और फिर फैसला। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर केस के लिए बचाव के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे तलाक के मामले में मान लीजिए क्रूरता का आरोप है, तो एक बचाव माफी या जिसे कॉन्डोनेशन कहते हैं वो हो सकता है। मतलब अगर कथित घटना के बाद भी पत्नी पति के साथ अपनी मर्जी से रही हो तो ये बचाव लिया जा सकता है। अच्छा, ये तो ही तलाक की बात। और गुजारा भत्ते के मामले में क्या बचाव हो सकते हैं? वो अक्सर बड़ा मुद्दा बनता है। हाँ, गुजारा भत्ता जो सीआरपीसी 125 में आता है, उसमें मेन बचाव ये हो सकते हैं: एक तो ये साबित करना कि पत्नी खुद कमा रही है और अच्छा कमा रही है। दूसरा ये दिखाना कि वो बिना किसी जायज वजह के पति से अलग रह रही है। स्रोत में सीआरपीसी 125(4) का भी जिक्र है। अगर पत्नी अडल्ट्री में है या आपसी सहमति से अलग हुए हैं तो भी मेंटेनेंस नहीं बनता। अब आते हैं 498A पर। ये तो क्रिमिनल चार्जेस हैं, ज्यादा गंभीर माने जाते हैं। यहाँ बचाव के क्या रास्ते हैं, खासकर आजकल जब इसके मिसयूज की भी बातें होती हैं? हाँ, देखिए, 49A में बचाव। सबसे पहला और मजबूत बचाव तो यही है कि आरोप झूठे हैं, किसी गलत इरादे से लगाए गए हैं। दूसरा, ये साबित करना कि दहेज की कोई मांग थी ही नहीं। स्रोत ये भी कहता है कि रिवाज में दिए गए गिफ्ट्स दहेज नहीं होते हैं। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है या पत्नी और उसके गवाहों के बयानों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब वो आपस में मेल नहीं खा रहे, और अगर लगता है कि ये पूरा प्रोसेस ही कानून का गलत इस्तेमाल है, तो सीआरपीसी 482 में हाईकोर्ट जाकर एफआईआर रद्द करवाने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? हाँ, ये 482 की पावर हाईकोर्ट के पास है। ये आसान नहीं होता, लेकिन अगर केस बनता ही नहीं दिख रहा तो ये एक रास्ता है। इन सब के लिए, जैसा आपने कहा, सबूत बहुत जरूरी हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, ईमेल, कोई भरोसेमंद गवाह। स्रोत बचाव के अलावा कुछ रणनीतिक उपाय भी बताता है, जैसे वो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का केस। ये बचाव से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। देखिए, बचाव तो होते हैं आरोपों के जवाब में। रणनीतिक उपाय हैं एक्टिव कदम जो आप स्थिति को संभालने या अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए उठाते हैं। जैसे अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के घर छोड़कर चली गई है तो पति एचएमए सेक्शन 9 में केस डाल सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। इसका फायदा ये हो सकता है कि अगर पति ये केस जीत जाए तो मेंटेनेंस केस में ये दिखाने में मदद मिल सकती है कि पत्नी बिना वजह अलग रह रही है ना? हाँ, समझ गए। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी हुई। बिल्कुल। इसी तरह अगर 498A में एफआईआर या गिरफ्तारी का डर हो तो एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करना भी एक जरूरी रणनीतिक कदम है। तो मतलब सिर्फ डिफेंड ही नहीं करना, प्रोएक्टिव भी रहना पड़ सकता है। और स्रोत में डॉक्यूमेंट्स और सबूत सहेजने पर भी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। सलाह यही है कि हर तरह की बातचीत, टेक्स्ट, ईमेल, लेटर, सबका रिकॉर्ड रखें। पत्नी की कमाई या उसके व्यवहार से जुड़े सबूत जो केस में काम आ सकते हैं उन्हें भी संभाल कर रखें। और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है सच्चाई सामने लाने के लिए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन और फैक्ट्स पर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? ऐसा लग रहा है कि ये जो मल्टी लेयर्ड वैवाहिक विवाद हैं, इनसे निपटने के लिए एक तो कानूनी चरणों की, फिर स्पेसिफिक बचाव की और फिर रणनीतिक कदमों की, इन सब की एक साफ समझ होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय
एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक तथ्यों पर आधारित रणनीति अपनाना ज्यादा फायदेमंद है, और स्रोत का सबूत सहेजने और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड करने पर जोर देना आज के डिजिटल युग में यह और भी अहम हो गया है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात निकलती है। आजकल जब बातचीत रिकॉर्ड करना, डिजिटल सबूत जुटाना इतना आसान है, तो ये चीजें सबूत के प्रकृति को कैसे बदल रही हैं, और इन गहरे पर्सनल लीगल बैटल्स में सच तक पहुंचने की जो कोशिश है, उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ रही है, या फिर सबूतों के मैनिपुलेशन के नए खतरे पैदा हो रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।